गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हिस्ट्री चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन और आज का डिस्कस का टॉपिक है और डायरेक्टरी रूल्स ऑफ फ्रांस। और डायरेक्टरी रूल्स ऑफ फ्रांस का पीरियड रहा 1795 से लेकर 1799 तक। तो अभी तक यानी 1795 से पहले किस प्रकार से फ्रांस का रेवोल्यूशन आगे बढ़ता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं एक टाइमलाइन के द्वारा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो उस चीज को बेहतर तरीके से समझने में। तो पहले आप जैसा कि जानते हैं बिफोर 1789 से पहले फ्रांस एक मोनार्कियल स्टेट था, जहां की सारा पावर राजा यानी लुइस 16 में कंसंट्रेट या सेंट्रलाइज था। लेकिन जब 1789 में रेवोल्यूशन होता है और थर्ड स्टेट अपने आप को एक नेशनल असेंबली में घोषित कर देती है और साथ ही यह घोषणा करती है कि अब नेशनल असेंबली ही फ्रांस के लिए एक नए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेगी, तो 1791 में एक नए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होता है और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का निर्माण होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का निर्माण होता है, यानी याद रखेंगे आप 1789 से पहले फ्रांस एक मोनार्क कंट्रीज था, एक मोनार्कियल कंट्रीज था और वहां के पॉलिटिकल बॉडीज का नाम द स्टेट जनरल था। क्लियर बच्चों? यहाँ पर जब 1791 में होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है और वहां की जो पॉलिटिकल बॉडी थी उसको कहा गया द नेशनल असेंबली। लेकिन कुछ ही दिनों के पश्चात उस पॉलिटिकल बॉडी यानी नेशनल असेंबली में वैसे पॉलिटिकल ग्रुप के लोग भी शामिल थे जो विचारधाराओं से काफी ही क्रांतिकारी, काफी ही उग्र थे। कुछ इस प्रकार की घटनाएं या परिस्थितियों का निर्माण हो रही थी कि इन परिस्थितियों में वैसे तत्व उभर कर सामने आए जिन्होंने अब फ्रांस को नए कन्वेंशन की एक मांग की, एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की मांग की और उस कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के लिए एक नेशनल कन्वेंशन का निर्माण होता है और नेशनल कन्वेंशन ने एक नए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया और उसके अनुसार फ्रांस सितंबर 1792 में एक रिपब्लिक बन जाता है। क्या बन जाता है? रिपब्लिक। तो अभी तक आपने समझा बिफोर 1789 से पहले फ्रांस एक मोनार्कियल स्टेट था। अक्टूबर 1791 में फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनता है और सितंबर 1792 में फ्रांस रिपब्लिक बनता है। पॉलिटिकल बॉडीज में देखिए द स्टेट जनरल, बाद में नेशनल असेंबली और 1792 में द नेशनल कन्वेंशन या कन्वेंशन। ओके, अब इसी नेशनल कन्वेंशन में कुछ वैसे तत्व हावी हो जाते हैं सत्ता में जिससे हम लोग कहते हैं द रियन ऑफ टेरर। इनका पीरियड है 1793 से 1794। तो इस प्रकार 1795 से लेकर 1799 के बीच में डायरेक्टरी रूल्स की स्थापना होती है और अंततः आपसी विवाद, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण इसका भी खत्म हो जाता है और नेपोलियन का आगमन होता है नवंबर 1799। तो इस प्रकार से ये आपको पढ़ना नहीं है नेपोलियन के बारे में। तो इस प्रकार रोबेस्पियर के अंत के बाद यानी गुलटाइन होने के बाद, रोबेस्पियर के समर्थकों को भी गुलटाइन करने के बाद फ्रांस की सत्ता में नए मिडिल क्लास का अभ्युदय या उदय होता है और इस मिडिल क्लास ने केवल फ्रांस की कंडीशंस के बारे में नहीं सोचा, उसकी पॉलिसी के बारे में नहीं सोचे, बिल्कुल इन लोगों ने अपने लिए काम करना शुरू किया। इसी प्रकार से फ्रांस में अनेक ऐसे पॉलिटिकल ग्रुप्स का भी जन्म हुआ जो अपने अपने आइडियोलॉजी के अनुसार, यानी कुछ तो चाहते थे कि 91 के कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से लाया जाए, कोई चाहता था कि फिर से मोनार्कियल स्टेट को एस्टेब्लिश कर दिया जाए। तो वैसे कंडीशंस में अब फ्रांस के लोग इसके लिए तैयार नहीं थे और ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि पेरिस की कम्यून जो है वो सत्ता में आए या जैकोबिन्स फिर से वापस सत्ता में आ जाए। तो अंततः 11 मेंबर की एक कमिटी ने एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की निर्माण की जिससे नए डायरेक्टरी रूल्स को जन्म दिया। अब डायरेक्टरी रूल्स में क्या था, कैसे किया गया, ये समझिए आप। अकॉर्डिंग टू न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो 11 मेंबर्स ने नए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, द वोटिंग राइट ऑफ नॉन कॉर्पोरेटिव सेक्शंस, जिसको 1791 में जिससे वोटिंग नहीं दिया गया था, फिर से वही सिस्टम को लागू किया गया ऑफ सोसाइटी वाज विथड्रॉन, यानी वापस ले, यानी जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है
उनको वोटिंग देने के अधिकार को छीन लिया गया। सेकेंड, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी अभी तक केवल एक ही लेजिस्लेटिव काउंसिल था, लेकिन अब 2 हुआ, अब 2 का निर्माण किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो पहले का नाम था काउंसिल ऑफ 500, यानी इसमें 500 मेंबर्स थे, और काउंसिल ऑफ एंशिएंट इसमें 250 मेंबर्स थे। इसमें 500 मेंबर्स थे, इसमें 250 मेंबर्स थे। अब प्रश्न है यहाँ पर कि डायरेक्टरी का निर्माण कैसे होता था। कहता दीज then appointed a directory and executive made up of 5 members। बच्चों आप समझे, ये 500 जो मेंबर्स थे, इन्होंने 50 को चुना, और इस 50 में से 250 जो काउंसिल ऑफ एंशिएंट्स थे, इन लोगों ने 5 को चुना। किन लोगों ने चुना? इन लोगों ने 5 को चुना। इसको कहा गया डायरेक्टरी। ठीक है, यानी 5 लोगों को मिलाकर डायरेक्टरी। अब ऐसा क्यों किया गया? आपके मन में आता है कि पहले तो सत्ता तो किसी एक व्यक्ति के पास होना चाहिए, लेकिन आपने देखा है किस प्रकार से रॉबर्टस्पियर ने अपने सत्ता का मिसयूज किया और किस प्रकार से लोगों में आतंक को फैलाया। अब फ्रांस के लोग इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथों में हो, तो इसलिए उन लोगों ने एक नए सिस्टम को जन्म दिया जिससे हम कहते हैं और डायरेक्टरी रूल्स। क्लियर है यहाँ पर? यानी अब 5 मेंबर्स की एक बॉडी फ्रांस की सत्ता को चलाने के लिए निर्मित की गई। अब इसके डिमेरिट्स क्या होते हैं? एक का भी अपना डिमेरिट्स है और 5 का भी डिमेरिट्स है या नहीं? एक अपने पावर सेंट्रलाइज कर लेता है या कंसंट्रेट कर लेता है तो उसका मिसयूज करता है, जैसा कि रॉबर्टस्पियर ने किया। अब फ्रांस के लोगों ने इसे निजात पाने के लिए क्या किया कि अब उन्होंने डायरेक्टरी रूल्स को जन्म दिया, इसमें 5 डायरेक्टर्स मिलकर शासन चलाएंगे ताकि कोई भी जो है तानाशाह रॉबर्टस्पियर जैसा न बन पाए। लेकिन इसका जो सोचा गया था वैसा नहीं हुआ। इन 5 मेंबर्स का चुनाव केवल 1 साल के लिए होता था, और इनमें से केवल एक का उनको लॉटरी के सिस्टम से उन्हें हटा दिया जाता था, यानी उनको वो सत्ता से वो डायरेक्टर के पद से हट जाते थे, और अगले 5 सालों तक लिए वो चुने नहीं जाएंगे जिनको लॉटरी के सिस्टम से हटाया गया। अब ये 5 डायरेक्टर्स में अब इनके बीच में रस्साकसी चला करती थी, कोई काम हो या कोई काम न हो। एक चीज और भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि जितने भी डिसीजन मेकिंग का अधिकार था वो सारे के सारे अधिकार जो हैं वह इस 5 डायरेक्टर्स को जो है वह दिए गए। इनकी डायरेक्टर बॉडी ही सारे डिसीजन को लेगी, किस देश के साथ कैसा संधि करना है, किसके साथ युद्ध की घोषणा करना है या युद्ध की बंद करना है, ये सारे फैसला। लेकिन लॉ बनाने का अधिकार जो है वह काउंसिल के पास ही रहा। हालांकि ये डायरेक्टर्स केवल एक प्रस्ताव या प्रपोजल्स उस काउंसिल के समक्ष रख सकते थे कि ऐसा कानून को बनाया जाना चाहिए, लेकिन इन डायरेक्टर्स के 4 सालों के अंतर्गत में इन 5 डायरेक्टर्स ने जो काम किया वहां पर, इससे फ्रांस के लोग नाखुश थे। कोई काम बेहतर नहीं। फ्रांस के सारे काम धंधे बंद हो चुके थे, यानी सारी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी थी। बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट काफी चरम सीमाएं पर थी। अनेक युद्धों को लड़ा जा रहा था, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों के साथ लड़ा जा रहा था। अनेक जगहों पर हार हो रही थी। केवल नेपोलियन ही एक ऐसा शख्स था जो फ्रांस की झंडा को बुलंद बना कर रखे हुआ था। इसी प्रकार से काफी तेजी से दामें भी बढ़ती चली जा रही थी, यानी प्राइस भी काफी तेजी से जो है बढ़ती हुई चली जा रही। तो ऐसे कंडीशंस में अब फ्रांस के लोग इससे अब निजात आ चुके। फिर वही कंडीशन पैदा होता है कि अब फ्रांस के लोग सोचने लगते हैं कि इससे अच्छा तो मोनार्की था। फिर कुछ वैसे भी लोग थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के समर्थन में आए, कुछ वैसे भी लोग थे कि ना अब फिर से जो है वह रिपब्लिक को एस्टेब्लिश किया जाए। तो वैसे ही कंडीशंस में इस आपाधापी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के दौर में नेपोलियन का आगमन होता है और नेपोलियन सत्ता पर कायम होता है, और अंततः 1804 में वो अपने आप को फ्रांस का राजा घोषित कर देता है। मुझे विश्वास है जिस प्रकार से मैंने एक्सप्लेन किया आप इसे समझ गए होंगे।